हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं लॉलेस लॉ का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम संकपिल को देखते हैं जो डिटेक्टिव हा को बहुत मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो डिटेक्टिव हा का केस लड़ना चाहता था। पर डिटेक्टिव हा उसके मक्खन पे नहीं फिसलता, क्योंकि उसका केस एक किसान के बहुत फेमस लॉयर गो इंडो लड़ रहा था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गुंडे प्रेसिडेंट और लॉयर गो इंडो को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहां पर एक आदमी और बैठा हुआ था, और ये वही आदमी है जो लास्ट सीन में बॉन्गसुन की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि ये वही आदमी है जो एपिसोड फर्स्ट के सेकेंड सीन में बॉन्गसुन के साथ लड़ रहा था। और इसका नाम हमको नहीं बताया जाता, तो मैं इसका नाम दया रख देती हूँ, क्योंकि बेचारा प्रेसिडेंट के सामने इसकी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट को बोलता है कि मुझे बॉन्गसुन के ऊपर थोड़ी सी शक है, क्योंकि ये इतना बड़ा शहर छोड़कर यहाँ गिसान में आया है। पर प्रेसिडेंट उसकी बात को अनसुना कर देता है और उसकी बेइज्जती करने लग जाता है, फिर उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेई और संगपिल कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, जिसमें जेई संगपिल से नाराज़ होती है और उसे कहती है, तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने में बड़ा मज़ा आता है क्या, जो तुम उस डिटेक्टिव हा के सामने अपनी बेइज्जती कराने में लगे हुए थे। और उसका असली रीज़न क्या है, तुम सच सच बताओ कि तुम उसका केस क्यों लेना चाहते हो। फिर संगपिल उसकी बात को घुमा के उसे बोलता है कि मुझे भूख लगी, चलो कुछ खाने चलते हैं। फिर वो रोड साइड में कुछ लेते हैं खाने के लिए। उसके बाद जेई के फ़ोन में मैसेज आता है जच्चा का, जो उसे उसके ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद वो संगपिल से बोलती है कि कौन सबसे ज़्यादा घटिया है, डिटेक्टिव हा जिसने मेयर का कत्ल किया था, या तुम जो उसका केस लड़ना चाहते हो। उसके बाद उसकी शर्ट खराब करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जच्चा को देखते हैं जो गुंडा प्रेसिडेंट से मिलने गई थी, जिसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट उनसे पूछता है कि आप नेक्स्ट मेयर किसको बनाएंगी। उसके बाद जच्चा बोलती है, तुम गेस करो मैं किसको बनाऊंगी। गुंडा प्रेसिडेंट सोचने लग जाता है, वो कुछ नाम बोलता है, पर फिर जच्चा बोलते नहीं। फिर जच्चा उसकी तरफ घूरने लग जाती, जिसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट बोलता, क्या मैं बनूँ। फिर जच्चा से पूछते, क्या तुम गिसान के नए नए मेयर बनना चाहोगे। उसके बाद वो गुंडा प्रेसिडेंट अपने घुटनों के बल उनके सामने बैठ जाता है, बोलता है, ये मेरा बहुत ज़्यादा सौभाग्य होगा अगर आप मुझे मेयर बनाएं। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जच्चा बोलते हैं, तुम कभी नहीं बदलोगे, 18 साल पहले भी तुम वैसे ही थे और अभी तुम वैसे के वैसे ही हो। नेक्स्ट सीन में हम लॉयर गोइंडो को देखते हैं जो डिटेक्टिव हा से मिलने आया था। डिटेक्टिव हा उनसे पूछता है, क्या गुंडे प्रेसिडेंट को नहीं पता कि मेयर का खून किसने किया है। जिसमें लॉयर गोइंडो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, उन्हें कैसे पता होगा कि मेयर का खून किसने किया है। फिर तभी लॉयर गोइंडो बोलता है, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर वो थोड़ा सा आगे जाके फिर बोलता है, क्या तुम्हें मिस्टर आन को, मतलब गुंडे प्रेसिडेंट को, कोई मैसेज तो नहीं देना। फिर जिसमें डिटेक्टिव हा थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, नहीं मुझे कोई मैसेज नहीं देना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। फिर जे जच्चा के ऑफिस उनसे मिलने जाती है। उसके बाद दोनों मस्त करके चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं। फिर जच्चा बोलती है कि ये संगपिल दूसरों का केस क्यों चुराना चाहता है, जिसमें जेई बोलती है, वो ऐसा नहीं है, उसे बस ये केस लड़ना है। और फिर उसके बाद जेई बोलती है कि मुझे भी इस केस में कुछ मिस्टीरियस सा लग रहा है, क्योंकि डिटेक्टिव हा के पास कोई भी मोटिव नहीं है किसी को मारने का। और फिर जच्चा बोलती है, आजकल मोटिव की किसको ज़रूरत पड़ती है किसी को मारने के लिए। फिर जच्चा बोलती है, अब इन सब बातों को छोड़ो, चलो तुम्हारा आजकल रिसेंटली बर्थडे था ना, तो फिर चलो तुम्हारे लिए बर्थडे के लिए वो ड्रेस लेते हैं। फिर हम जेई को देखते हैं जो जच्चा को कपड़े ट्राई कर कर के दिखा रही होती है। उसके बाद थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, जिसके बाद वहाँ पे योनही की मदर की एंट्री होती है। जिसके बाद जेई और योनही की मदर का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं पाते। उसके बाद जेई उसे ग्रीट करके साइड में हो जाती है। फिर योनही जेई को बोलती है, धन्यवाद तुम्हारा जो तुम मेरी बेटी के रास्ते से हट गई और गिसान से शियोल चली गई। और फिर उसके बाद जेई को एक फ्लैशबैक देखती है, जहाँ पे योनही की मदर एक धांसूदार एंट्री करते हुए उनकी क्लास में आती है और एक जोरदार तमाचा टीचर के गाल पे जड़ देती है। और टीचर भी शांत खड़ा रहता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिर योनही की मदर टीचर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतने कम मार्क्स देने की।
अगर तुम्हारे इन कम मार्क्स के चक्कर में मेरी बेटी का सियोल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं हुआ ना, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या तुम इसकी ज़िम्मेदारी लोगे? तभी जेई खड़ी होके बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि बीच क्लास में आके आप टीचर को ऐसे तमाशा करो, और टीचर भी आप भी कुछ भी नहीं बोल रहे। तभी योनी की मदर जेई के पास जाके बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़ों के बीच में ऐसे बोलने की? फिर वो जेई को देख के बोलती है, अब से तुम मेरे ब्लैक लिस्ट में हो, ठीक है ना? उसके बाद वहाँ से उसको घूर के चली जाती है। फिर फ्लैशबैक वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद जेही और योनी की मदर एक दूसरे को घूर रही होती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे योनी की मदर का नाम मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं उनको कुंडी माता जी बोलूँगी, क्योंकि वो एकदम गुंडों की तरह बात करती है। उसके बाद जज शाह उसे गुंडों मतलब गुंडे माता जी के बोलती है कि चलो यहाँ से, हमें कुछ काम करना है। उसके बाद वो जेही को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जज चाह एक ऑर्फनेज के बाहर खड़ी हुई थी, और अंदर से बहुत सारे बच्चे जज जज करते करते बाहर आ रहे थे और उनसे मिल रहे थे। उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे जज चाह का इंटरव्यू हो रहा था, क्योंकि जज चाह पिछले 10 सालों से उस ऑर्फनेज का ख्याल रख रही थी और उनको डोनेशन दे रही थी। और वहाँ पे गुंडी माता जी भी थी जो वहाँ पे डोनेशन दे रही थी जज चाह के बदले। उसके बाद वो जज चाह वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में संकुल जच्चा का इंटरव्यू देख रहा होता है, तभी जेई आती है और बोलती है, ये मेरी टेबल पे किसका बिल पड़ा है? फिर संकबिल बोलता है, ये मेरे सूट का बिल है जो तुमने कल ख़राब कर दिया था, और अब तुम्हें इसके ड्राई क्लीनिंग के पैसे देने होंगे। फिर वो लॉ के ऊपर इतने भाषण सुनाने लग जाता है, फिर अपने ग्रुप के साथ अजीब सा पोस्टर बना के खड़ा हो जाता है, जिसे देख कर जेई बहुत हंसती है। फिर उसके बाद संकबिल बोलता है, चलो मजाक बहुत हुआ, अब थोड़ा काम पे फोकस किया जाए। फिर वो जेई बोलते हैं, कौन सा काम? अभी तो हमारे पास कोई केस भी नहीं है। तभी संकुल बोलता है, हमारे पास केस 100% होगा। और फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है, मिस्टर टेक रिलीज द फ्लूटी। फिर जेई बोलती है, ये फ्लूटी कौन है? फिर हमें पता चलता है फ्लूटी और कोई नहीं बल्कि एक ड्रोन का नाम है, और मिस्टर तेई और लोनशार का लीडर उसे छत में से उड़ा रहे थे। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लोनशार के लीडर का नाम नहीं पता, इसलिए आपसे मैं उसको सन की लौंडा बोलूँगी, क्योंकि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा सन की वजह से काम करने वाला होता है। फिर वो मिस्टर तेई से पूछता है कि आप मिस्टर बॉन्ग के साथ कब से हो, मतलब हमारे बॉस के साथ आपकी क्या राय है? वैसे मुझे बहुत क्यूरियोसिटी से भरे हुए लगते हैं मुझे वो। तो फिर तभी मिस्टर ते बोलते हैं, मई 2013 9:32, वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर ते एक जगह में दुबक कर बैठा हुआ था और संकुल कुछ गुंडों से लड़ाई कर रहा था। फिर संकुल मिस्टर ते को बोलता है, जब तुम्हें लड़ाई करनी नहीं आती तो तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आए? और जब तुम्हें 40 गुंडों से एक साथ नहीं लड़ सकते तो तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपनी घड़ी को फेंक के वहाँ पर उन गुंडों से लड़ाई करने चले जाते हैं। फिर मिस्टर ते बॉन्गसन की घड़ी उठा के ये प्रण लेता है कि अब से मैं बॉन्गसन का पीछे कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसके हर सुख दुख में उसका साथ रहूँगा, चाहे वो अब जहन्नुम में क्यों ना जाए, मैं उसके साथ जाऊँगा। और फिर वो फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। फिर सन की लौंडा बोलता है, अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और अपने सर पे अपनी घड़ी मारते हुए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संकुल और जेई क्राइम सीन में होते हैं, और वहाँ पर संकुल क्राइम सीन की फ़ोटो खींचने लगता है, और फिर वहाँ पर खड़े होकर वो इंसिडेंट को इमेजिन करने लगता है कि तभी पीछे से पुलिस की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ किससे पूछ के आए हो? और फिर वहाँ पे कांग योन ही भी आ जाती है जो उनकी अपोनेंट है, मतलब जो डिटेक्टिव आगे अपोजिट केस लड़ रही है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और फिर जिसमें जेई बोलती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? फिर संकुल आता है, फिर बोलता है जेई को, क्या तुम उसको जानती हो? फिर जेई बोलती है, हाँ ना, वो ऐसे करने लग जाती है। संकुल अपने बारे में योनी को बताता है, जिसमें योनी बोलती है, अच्छा तो तुम वही हो जो इस केस को चुराना चाहते हो? फिर संकुल बोलता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा कौन किसका केस चुराता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम संकपिल को और जेई को गोइंडो के ऑफिस में देखते हैं। फिर संकपिल गोइंडो को बोलता है कि तुम डिटेक्टिव हा को केस छोड़ दो, क्योंकि उसको मैं अच्छे से संभाल सकता हूँ। पर गोइंडो उसकी बात नहीं मानता, और वो बोलता है कि मैं इसका केस नहीं छोड़ूंगा, और तुमने जो करना है तुम वो कर लो, पर तुम ये याद रख लेना कि ये मेरा केस है और मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे संकपिल मिस्टर ते को कॉल करके बोलता है कि अब अपना काम तुम शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्गो इंडो गुंडा प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है, और दूर से फ्लोटी उन पर नज़र रखा हुआ था। और लॉयर गो इंडो प्रेसिडेंट से पूछता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप डिटेक्टिव हा को जेल में क्यों रखना चाहते हो? क्या उनके पास आपका कोई राज है क्या? फिर गुंडा प्रेसिडेंट बोलता है, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, पर फिर भी मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और तुम्हें ये पूरा निश्चित करना होगा
कि वो सिर्फ जेल में ही सड़े पूरी ज़िंदगी भर। लॉयर गो इंडो बोलता है चिंता मत कीजिए, अब वो इस ज़िंदगी उस जेल में ही काटेगा, तो आप चिंता मत कीजिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेई अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है और संगपिल उसे देख के एक फ्लैशबैक याद कर रहा होता है कि जब बचपन में गुंडा प्रेसिडेंट, जब उसकी मॉम मरने से पहले भी गुंडा प्रेसिडेंट ने उन्हें एक बार धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी किया तो वो उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो फ्लैशबैक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर संगपिल उस जेई को बोलता है कि तुम्हें घर नहीं जाना क्या, इतनी रात हो गई है। इसमें जेई बोलती है कि मैं कल की हियरिंग सुन के ही घर जाऊंगी। संगपिल बोलता है मुझे लगा था पहले तुम बहुत काबिल हो, पर तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा काबिल निकली। अब यहाँ पे सीन यहीं कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन किसान हाई कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव हा का केस की सुनवाई चल रही है और यूं ही जज चा के सामने बहुत सारे सबूत पेश करती है जो डिटेक्टिव हा के खिलाफ होते हैं। और उस सुनवाई में बॉन्ग पिल और जेई भी आई होती है जो वहाँ पे आराम से बैठ के देख रहे होते हैं। और डिटेक्टिव हा का जो लॉयर है गोइंडो, वो इतनी सी भी कोशिश नहीं करता बेचारे को बचाने के लिए। फिर जज चा कहती है कि नेक्स्ट जो अगली सुनवाई होगी वो 3 दिन बाद होगी। अगले सीन में यूनी जज्जा और गोइंडो साथ में बैठकर चाय के मज़े ले रहे होते हैं। फिर जज्जा यूनी को अप्रिशिएट कर रही होती है, बट फिर वो थोड़ी देर में गोइंडो के तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाती है। फिर जब यूनी की चाय ख़त्म हो जाती है फिर वो चली जाती है। फिर उसके बाद पहले तो जज्जा गोइंडो से मीठी मीठी बातें करती है, फिर उसे बोलती है अब नीचे बैठो अपने घुटनों के बल में। फिर उसको जाके जोर से लात मारती है। फिर से बोलती है अगर तुम इसी तरह केस लड़ते रहे ना तो डिटेक्टिव हा किसी और को अपना लॉयर बना लेगा। और फिर उसे अपने केस में थोड़े से एफर्ट्स डालने के लिए कहती है। उसके बाद यहाँ पे सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संगपिल डिटेक्टिव हा से मिलने के लिए जेल में जाता है, पर वो उसे अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करता है। फिर वो डिटेक्टिव हा को गोइंडो की वही वीडियो दिखाता है जो फ्लोटी ने रिकॉर्ड की थी और फिर उसे बोलता है कि इन सब के पीछे गुंडे प्रेसिडेंट का हाथ है। पर वो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो तुम्हें मारने के बजाय जेल में क्यों डाल रहे हैं, और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है ताकि वो उसका केस लड़ सके, पर डिटेक्टिव वह उसी पे शक करने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ से वो चले जाता है। फिर जब डिटेक्टिव हा जेल में नहाने के लिए जाते हैं तो उन पे वहाँ पे कोई हमला कर देता है, पर डिटेक्टिव हा की अच्छी किस्मत थी कि वो वहाँ पे बच जाता है और उसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें जे दिखाई देती है जो कि संगपिल की बातें याद कर रही होती है जब संगपिल उसे लॉ के ऊपर भाषण सुना रहा होता है। और तभी उसे जो डिटेक्टिव हा की बातें भी याद आने लगती है जब उसे सेकंड टाइम मिलने जाती है। वो डिटेक्टिव हा को बोलती है कि तुम अपने लॉयर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, तभी तो तुम इतने नर्वस हो जाते हो जब भी हम तुमसे तुम्हारे केस लेने की बात करते हैं। और वो उसके वाइफ के बारे में भी उसे बताती है कि उसे मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में है और वो बहुत बीमार है। उसके बाद ये तो सीन यहीं कट हो जाता है। फिर जेई के मोबाइल में एक मैसेज आता है और वो मैसेज उसके पापा ने भेजा होता है कि तुम अपने मॉम के साथ एक आखिरी बार मिल लो। उसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। जेई अपने पुराने घर में जाती है जहाँ उसके पापा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर उसके पापा से बताते हैं कि मैं ये घर बेचने वाला हूँ और क्योंकि यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन होने वाला है इससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर जेई बोलती है मुझे पता है आप ये घर क्यों बेचना चाहते हो, क्योंकि इस घर में मॉम की यादें हैं इसलिए ना। फिर दोनों थोड़ा सा बात करते हैं तभी जेई एक फ्लैशबैक को याद करती है कि आखिरी बार उसने अपनी मॉम को कब देखा था। वो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जेई का हारमोनिक टूट गया था, इसलिए वो हारमोनिक लेने के लिए स्टोर जा रही थी। तभी उसकी मॉम बाहर से आती है और बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। और फिर जेई बोलती है मेरा हारमोनिक टूट गया है इसलिए मुझे वो लेने के लिए जाना है। तो उसकी मम्मी उसे मना करती है, बोलती है कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं तुम्हारा हारमोनिक लेके आ जाऊँगी। फिर वो उसे गालों में गेस करके उसको बोलती है कि ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ। फिर उसके बाद वो चली जाती है और उसके बाद से कभी नहीं आती है और फ्लैशबैक वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं जेई और उसके फादर अपने घर वापस जा चुके होते हैं। फिर हमें संगपिल दिखाया जाता है जो कि डिटेक्टिव हा से मिलने के लिए दोबारा जेल में गया होता है और फिर डिटेक्टिव हा को बोलता है मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर फिर से हमला हुआ है
और अभी तो तुम्हारी बीवी भी हॉस्पिटल में है और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। उसे सुनकर डिटेक्टिव हा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। डिटेक्टिव हा संकल से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा और तुम यहाँ क्यों आए हो, किस मकसद से आए हो। फिर संकल उसके हाथ के निशान को देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें याद है ये निशान आखिरकार तुम्हारे हाथ में आया कैसे। फिर डिटेक्टिव हा बहुत सोचता है और फिर संकल उसे बोलता है, तुम तो डिटेक्टिव हो, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी होगी। तभी डिटेक्टिव फ्लैशबैक में याद कर रहा होता है कि जिस लॉयर को उसने मारा था उसके बेटे ने उसके हाथ में दांत काटा था, उसकी वजह से ये निशान आया था। फिर संकिल बोलता है, हाँ मैं उसी लॉयर का बेटा हूँ। फिर वो डिटेक्टिव हाथ डर जाता है और पीछे पीछे जाता है, वो बोलता है गार्ड गार्ड बचाओ बचाओ। फिर शंकु उसके गर्दन पे हाथ रखते बोलता है, अब मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें मारने आया हूँ, मैं तुम्हें जेल के पीछे नहीं देख सकता, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ जेल से निकाल के तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय और उसके फादर घर पहुंच चुके होते हैं और जैसे कार से निकल के अंदर जा रहे होते हैं और उन्हें पीछे से संकपिल खड़े होकर देख रहा होता है। फिर संकपिल के फ़ोन में किसी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि वो डिटेक्टिव हा ने किया होता है। डिटेक्टिव हा उसको अपना लॉयर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना और मुझे यहाँ से तुम्हें निकालना ही होगा। और फिर वो बोलते हैं कि मैं डिटेक्टिव हूँ, तुम्हें तो याद ही होगा ना। फिर संकल बोलता है, हाँ मुझे याद है, पर जो मेरी फ़ीस है वो तुम्हारी जान है। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर थोड़ी देर में संकल को देखते हैं जो ड्रिंक करके बारिश में भीगते हुए अपनी बिल्डिंग के नीचे आता है और अपनी मॉम को याद करके रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके गुंडे अंकल की एंट्री होती है और वो उसे ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना यहाँ पे, और ये क्या है, ये तुम्हारा ऑफिस है। फिर वो उससे बोलते हैं कि ये वही जगह है ना जहाँ तुम्हारी मॉम जीना मरी थी। फिर संकल उन्हें बोलता है कि मैं उन सबको सज़ा दूंगा, अपने हाथों से सज़ा दूंगा, उन सबको मार दूंगा मैं अपने हाथों से। और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गुंडे प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसके पास लॉयर गोविंदो आके बोलता है कि डिटेक्टिव हा ने अपना केस बॉन्गसंग बिल को दे दिया है, अब हम उसके केस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिसके बाद गुंडे प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है। फिर दया को फ़ोन करके बोलता है कि चलो साथ में मिलकर एक काम करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेई किसी स्टोर से बाहर निकल रही होती है और तभी जेई के मोबाइल में एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज को पढ़ती है। वो संकल का होता है और संकल ने उसे बोला होता है कि मुझे केस मिल चुका है और तुम मुझे सीधा कोर्ट में आके मिलो। और तभी वहाँ पे दया और उसकी पलटन आती है और उसको बॉन्गसंग की गर्लफ्रेंड समझ के उठा के लेके जाती है। जब संकल कोर्ट में पहुँचता है और जेई को ढूंढता है, उसे जेई नहीं मिलती। फिर तभी दया का उसे कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसे हमने किडनैप कर लिया है, तो फिर जल्दी से आके इसे बचा लो, वरना तो हम इसका थोड़ी थोड़ी देर में हर एक पार्ट कर अलग अलग करके इसे जंगलों में फेंक देंगे। फिर संकल बोलता है, तुमको पहले थोड़ी तहकीकात तो करनी चाहिए थी, एक्चुअली वो मेरी ऑफिस मैनेजर है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड, और तुम्हें जो उसके साथ करना है तुम उसे कर सकते हो। फिर वो जो दया होता है वो जेई से पूछता है, क्या तुम सच में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। जेई बोलते हैं, नहीं मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तुमने किडनैप करने से पहले थोड़ी सी पूछताछ तो कर लेनी चाहिए कि कौन सी गर्लफ्रेंड है और कौन नहीं। तुम कितने बेकार गुंडे हो। उसके बाद वो जेई बोलती है कि संकुल मुझे बचाने आ रहा है कि नहीं। फिर संकुल बोलता है, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। संकुल बोलता है, तुमने मेरा पूरे का पूरा मूड ख़राब कर दिया, अब मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, उसे बचाने के लिए आ रहा हूँ, तो फटाफट बताओ तुम हो कहाँ। फिर दया उसे अपना पता देता है और फिर संकुल फ़ोन करके जो उसका असिस्टेंट होता है उसे कहता है, जब तक मैं यहाँ ना आऊँ हियरिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। सीन में हम देखते हैं संकपिल उन गुंडों के अड्डे की तरफ जा रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होकर कोर्ट रूम की तरफ जाता है जहाँ संकपिल की जगह मिस्टर तेई आके उसकी जगह बैठ गए थे। तभी हियरिंग स्टार्ट होती है और जज जहाँ मिस्टर तेई से पूछते क्या तुम इनके लॉयर हो, जिसमें मिस्टर तेई बोलते हैं मैं इनका लॉयर तो नहीं पर इनके लॉयर का असिस्टेंट हूँ और अभी वो यहाँ नहीं है इसलिए मैं उनकी जगह आया हूँ। पर जज चाह बोलती है कि ऐसे नहीं चलेगा, तो या तो उसको आना पड़ेगा या तो फिर ये केस यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉन्गसंग पिल उनके अड्डे में पहुंच चुका होता है गुंडों के, और वहाँ जाकर उनकी खूब अच्छे सारे से धुलाई कर रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम की तरफ जहाँ पे हमारे सन की लौंडे की एंट्री होती है विथ पल्टन।
मतलब सारी पलटन के साथ अपनी, और जाके फटाफट से वो मिस्टर ते के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी तरफ से पूरे कोर्ट रूम में तहलका मच जाता है। उसके बाद जज चाह उनको रोकती रहती है, बोलती है ऑर्डर 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 करती रहती है, जिसके बाद कोई नहीं सुनता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ बॉन्गसन फिर सब गुंडों से लड़ाई कर रहा होता है, सब कुछ ने धूल चटाई दी होती है, पर हमारा दया उसने आके सीधा उस पर बोतल फोड़ दी होती है, जिसकी वजह से उसका सर घूमने लग जाता है, पर फिर भी वो किसी तरह से ये को छुड़ा लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है संगपिल और जय कोर्ट रूम के लिए निकल रहे होते हैं और रास्ते में संगपिल के गर्दन पे दर्द होता है, जिसके बाद जय उसके गर्दन पे रुमाल रखती है। उसके बाद संगपिल जय को देखे कुछ सोचता है और मैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस ड्रामे की शुरुआत से ही संगपिल जय पर नज़र रखे हुए था। जब वो कोर्ट रूम में जज को सुना रही थी तब भी संगपिल वहीं था, और जब जय रास्ते में उदास होकर चल रही थी तब भी संगपिल वहीं था। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि संगपिल ने ही उन गुंडों को उसके पापा के शॉप में भेजा था तोड़फोड़ मचाने के लिए, और उसको बहुत गुस्से से पैसे मांगने के लिए कहा था और बोला था कि इसका इंटरेस्ट भी बढ़ाओ, ताकि कुछ भी करके जय उनके ऑफिस आए और उससे झगड़ा करे ताकि वो उससे अपना मैनेजर बना सके। अच्छा, तो ये सब प्लान था इस संगपिल महाराज का। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब छोटा संगपिल ने डिटेक्टिव हा के हाथ में काटा था और कार का एक्सीडेंट हो गया था। तब संगपिल भागने की कोशिश कर रहा था, पर पीछे से डिटेक्टिव हा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसी के बाद उसके पीछे डिटेक्टिव हा के पीछे से किसी ने उसको पकड़ा था और हमें नहीं दिखाया गया था कि वो कौन है, पर इस फ्लैशबैक में हमें बताया गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि जे की मॉम थी, और उन्होंने ही संगपिल को वहाँ से भागने में मदद की थी। शायद इसीलिए संगपिल जे के ऊपर नज़र रखे हुए था और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता था। और जब ये फ्लैशबैक ख़त्म हुआ उसके बाद संगपिल ने जे से कहा कि अब से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। फिर जे बोलते प्रोटेक्ट, पर क्यों? फिर जे अपने रुमाल अपने हाथ में लेती है। फिर से पता चलता है कि संगपिल के सर से खून निकल रहा है, तो वो संगपिल को नहीं बताती और रुमाल को फोल्ड करके दोबारा से संगपिल के सर पे रखती है। फिर वो दोनों कोर्ट रूम से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ते और उनकी लॉन्डन ने पूरे कोर्ट रूम को तो ऐसे ऐसे कर ही रखा था, और लास्ट में फायर एक्सटिंग्विशर से पूरे कोर्ट रूम को धुआं धुआं भी कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ पे एंट्री होती है बॉन्गसन पिल और जे की। इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अरे यार, कितने फ्लैशबैक है इसमें, मैं तो फ्लैशबैक सुना सुना के परेशान हो गई। चलो फिर भी देख लेते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है गुंडा प्रेसिडेंट जब संगपिल की मॉम से चिप मांग रहा था और उससे मिल भी गई थी, तो उससे किसने फ़ोन किया था। अब हमें इस फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसने जिसको फ़ोन किया था वो और कोई नहीं बल्कि जज चामुन सुक है। और जब गुंडा प्रेसिडेंट ने पूछा था कि अब हम इन दोनों का क्या करें, तो चामुन सुक ने कहा था कि दोनों माँ बेटों को मार दो, और ये बात संगपिल ने सुन ली थी, इसीलिए उसने वो चिप खा ली थी। जिसके बाद फिर वो वहाँ से भाग गया था, और उसके बाद जब वो नीचे उतरा उसने चामुन सुक को गुंडे प्रेसिडेंट के साथ देखा, जिससे वो समझ गया था कि इन सब के मास्टरमाइंड और कोई नहीं और चामुन सुक है। इसलिए वो शुरू से सस्पिशियस लग रहा था। तभी सोचो कि ये चामुन सुक के पीछे पड़ा क्यों है। ये फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ्लैशबैक ख़त्म करने के लिए। फिर इसके बाद संगपिल चचा के आगे खड़े हो जाता है। फिर चचा पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर संगपिल बोलता है मैं लॉयर बॉन्ग संगपिल हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि अब आप हियरिंग स्टार्ट कर सकती हैं। और उसके बाद कुछ नहीं। टाटा बाय बाय, एपिसोड खत्म।